नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल झलक हरियाणा पर। और आज हम सभी आए हैं अखिल भारतीय महर्षि दयानंद गौशाला बैंसी। तो आइए आपको दिखाते हैं गौशाला का प्रांगण कैसा है, गौशाला की अंदर क्या क्या होता है, किस तरीके से यहाँ पर कार्य चलता है। आप सभी को हम आज गौशाला की एक झलक दिखाएंगे। और उसके बाद में जो गौशाला के हमारे संरक्षक हैं श्री बसंतलाल उपल भगत जी, कुछ उनसे भी उनके विचार जानेंगे और गौशाला के इतिहास के बारे में उनसे हम जानेंगे कि गौशाला का इतिहास कैसा रहा है, किस प्रकार गौशाला का निर्माण हुआ और किस प्रकार आज गौशाला चल रही है, आज वर्तमान में गौशाला की क्या स्थिति है। आइए मेरे साथ चलते हैं गौशाला। तो हम गौशाला के अंदर एंट्री कर चुके हैं। जैसे ही हम एंट्री करते हैं उसके बिल्कुल साथ में मैं कैमरामैन को कहूँगा एक बार दिखाएं। यहाँ पर ये गौशाला का ऑफिस है। यहाँ से गौशाला के तकरीबन काम जो है यहाँ से मैनेज किए जाते हैं, जो भी अकाउंट से संबंधित है या और जो भी गौशाला से संबंधित कागजी काम है या जो भी तकरीबन काम है वो सारे यहीं ऑफिस से मैनेज किए जाते हैं। चलिए आगे हम गौशाला के अंदर चलते हैं जहाँ पर गौ माताएँ विराजमान हैं, वहाँ चलेंगे, वहाँ का हम दृश्य देखेंगे। तो अब गौशाला के अंदर हम एंट्री कर चुके हैं। ऑफिस से बिल्कुल सीधे सीधे चलेंगे और चलते ही यहाँ पर आपको ये कैमरामैन हमारे हितेश जी आपको सारे गौशाला का जो ये प्रांगण है उसका आपको दर्शन करवाएंगे। उसके बाद हम गौशाला के अंदर चलेंगे जहाँ पर गौ माताएँ हैं। ये आप देखिए साथ में रेडी खड़ी हुई है, यहाँ पर इसमें रोटियाँ वगैरह डाली गई हैं। ये वो रोटियाँ हैं जो आप लोग गौ माता के लिए दान करते हैं, जो रिक्शा वाला आपके घर से लेकर आता है और यहाँ ये रोटियाँ गौ माताओं को खिलाई जाती हैं। तो चलिए अब हम गौशाला के अंदर चलते हैं जहाँ गौ माताएँ विराजमान होती हैं। आइए गेट से हम अंदर की तरफ चलते हैं। मैं कहूँगा हमारे कैमरामैन से एक बार आएँ और अंदर का हम वातावरण देखते हैं। तो देखिए ये हमारी गौशाला के अंदर का वातावरण है। कुछ गौएँ बाहर आई हुई हैं, कुछ गर्मी के कारण अंदर बैठी हुई हैं। तो इनका चारे का समय हो चुका है और पानी वगैरह का समय हो चुका है। कर्मचारी भी काम कर रहे हैं यहाँ पर। गौशाला को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। तो चलिए अब हम थोड़ी सी और अंदर की तरफ चलते हैं। तो देखिए हम गौशाला के अंदर प्रांगण में वहाँ एंट्री कर चुके हैं जहाँ गौ माताएँ विराजमान रहती हैं। देखिए मेरे पीछे भी जो गौएँ हैं, गौ माताएँ, हम गौ माता बोलते हैं जिनको, तो यहाँ पर देखिए वो चारा वगैरह ले रही हैं। तो मैं एक बार कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाइए, हरा चारा इनको गौओं को खिलाया जाता है। जैसे ही हम थोड़ी सी आगे आते हैं, आगे चलने के बाद हमारे को एक जगह ये कॉर्नर में दिखाई दिया नवीन बेनीवाल स्मृति द्वार। ये क्या है? यहाँ पर आप देखिए नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इमरजेंसी। जो भी गाय बीमार हो जाती है या किसी भी प्रकार की उसे चोट लग जाती है तो उन गौओं को यहाँ पर लाया जाता है और उनका इलाज किया जाता है। मैं एक बार कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा आगे से आकर एक बार यहाँ गौओं की स्थिति देखिए। तो चलिए ये इमरजेंसी थी, यहाँ का हमने आपको दृश्य दिखाया। अब चलते हैं आगे। तो अब हम थोड़ा सा और आगे आ गए हैं। एक गेट और है इसके बीच में, तो वो गेट क्रॉस करके जैसे ही हम आगे आए ये एक पूरा बड़ा प्रांगण हमें और दिखाई दिया। तो इसमें भी गौओं के रहने की व्यवस्था है। तो एक बार कैमरामैन दिखाइए आप इनको। गौशाला का प्रांगण देखने के बाद चलते हैं इस गेट से अंदर की तरफ। अंदर जाकर देखते हैं किस प्रकार का क्या वातावरण है। तो दोस्तों वो कहते हैं ना कि खुशियों के बिना इंसान की ज़िंदगी अधूरी है, ठीक उसी प्रकार से गौओं के बिना गौशाला भी अधूरी है। तो देखिए जिस नज़ारे को देखने के लिए हम इतनी देर से बेचैन थे, उत्सुक थे कि गौएँ कहाँ हैं, मैं हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाइए कितनी सारी गौएँ हैं। देखिए काफ़ी बड़ी गौशाला है। हम कोशिश करेंगे वो सभी जो व्यू हम आपको नीचे से नहीं दिखा पाए वो आपको छत से हम बिल्कुल दिखा सकें। मैं हमारे कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाइए। ये बहुत बड़ा विशाल शेड है, इसके नीचे भी काफ़ी संख्या में गौ माताएँ मौजूद हैं। एक बार कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार दिखाएं। आप देख रहे हैं नीचे चारा यहाँ पर आया है और यही चारा गौओं को डाला जाता है।
देख सकते हैं आप बिल्कुल जितना भी गौशाला की कैपेबिलिटी है, जितना भी गौशाला सहन कर सकती है, उस खर्चे के हिसाब से गौशाला अपना बेस्ट, अपना संपूर्ण प्रयास कर रही है कि गौओं की भरपूर सेवा की जाए, क्योंकि कहा भी जाता है दोस्तों, गौ सेवा ईश्वर सेवा। तो आइए चलते हैं आगे की ओर। तो आइए अब मैं चाहूँगा हितेश जी आपको थोड़ा सा गौशाला के बारे में बताएं। दोस्तों, कहा जाता है गौ सेवा ईश्वर सेवा। हमारा भी कर्तव्य बनता है हम भी इन गायों के लिए कुछ करें। ये जितनी यहाँ पर गायें हैं, इनके लिए गांव से राशन इकट्ठा किया जाता है, चारा लाया जाता है, चंदा शहर से गांव से इकट्ठा करके पूरा खर्च चलाया जाता है। मेरी आपसे एक विनती है, आप भी अपने स्तर पर जितना हो सके गायों के लिए दान करें। आपके घर के सामने गौशाला का जब भी वाहन आए, अनाज आप उसमें डाल सकते हैं। आपसे जितना हो सके आप पैसे का दान कर सकते हैं, ताकि इन बेजुबान गायों के लिए चारा खरीदा जा सके, इनके खर्च के लिए पैसा इकट्ठा हो। आइए बातें करते हैं गौशाला में कार्य कर रहे यहाँ पर गौशाला के कर्मचारियों से और पदाधिकारियों से जाकर पूछते हैं कैसे वो इस पूरी गौशाला को संभालते हैं। तो एक और यहाँ पर गौ सेवक आए हैं। पहले तो आप ये बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम है सूरजमल शास्त्री, गांव खरगजाटान है। तो कब से जुड़े हैं आप गौशाला से? जब से गौशाला बनी है तभी से इससे जुड़ा हुआ हूँ। तो आप मतलब हर महीने दान करने आते हैं यहाँ पर? बिल्कुल, हर महीने और सीजन पर दान करते हैं गौों की सेवा में। जैसे मकर संक्रांति पर यहाँ होता है बड़ा, तो उसमें भी पूरा अपना अंशदान करते हैं, योगदान करते हैं। तो आप इससे गौशाला के जो अधिकारी हैं, जो यहाँ पर कार्य होता है, आप उससे संतुष्ट हैं कि आपके पैसे का सदुपयोग किया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से संतुष्ट हैं जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंकल जी। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको सारी गौशाला का भ्रमण करवाया। गौशाला के अंदर इमरजेंसी व्यवस्था क्या है, कितनी गौएँ थी। अब हमारे साथ मौजूद हैं गौशाला के संरक्षक श्री बसंतलाल उपल जी। गांव के सभी लोग भगत जी के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी सारी उम्र गौशाला के नाम ही कर दी है। गौशाला में ये यहाँ पर कार्यरत हैं। क्या मैं ये कहूँगा, गौशाला का विचार ही इनके मन में आया था। अब फिलहाल ये गौशाला के संरक्षक के पद पर हैं। तो आइए भगत जी से जानेंगे हम कि ये गौशाला किस प्रकार बनी, क्या कैसे विचार आया, कब बनी थी। तो भगत जी पहले तो आपको नमस्कार। हाँ जी। भगत जी, ये गौशाला कितने साल पहले बनी थी? ये गौशाला अपना 1998 में बनी थी। तो भगत जी, गौशाला का विचार कैसे है आपके मन में? विचार ऐसा है जी कि गौओं की दुर्दशा को देख करके मन में बहुत कलेश होता था जी। तो हमने ये सोचा जी। भाषणबाजी में, लोगों को उपदेश देने में क्या पड़ा है, और अपने जो साथी थे स्कूल में जो हमारे साथ पढ़ते थे जी, खरक से थे, बैंसी थे, गुगाड़ी के थे, मैंने अपने साथियों से चर्चा की तो उन्होंने कहा भाई जितना सहयोग हमारे से बन सकेगा हम आपको पूरा सहयोग देंगे। जब गौशाला का निर्माण शुरू करने लगे तो अपना 10 दिन में 15 दिन में बैठक होती थी जी। अब मैंने एक दिन सोचा, मतलब भाई कुछ त्याग तो अपने पल्ले से करना पड़ेगा जी। तो मैंने वो गुरु तेग बहादुर वाली बात याद आ गई कि भाई गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु तेग बहादुर जी को कहा था कि पिताजी यदि आप ये कहते हो कि देश के उद्धार के लिए किसी महापुरुष का बलिदान चाहिए जी। तो अब महापुरुष ढूंढने कहाँ जाओगे जी। ये बलिदान तो अपने शुरुआत तो अपने से करनी पड़ेगी जी। तो वही विचार मेरे मन में था जी। तो फिर मैंने कहा मकबई बात यह है कि अगर हम रोज़ इकट्ठे होते हैं चले जाते हैं तो ऐसी बात है कि अगर आपका इरादा तो पक्का हो, शुरुआत ये है कि 1 एकड़ धरती मैं अपने घर से लेकर के दूँगा जी। फिर 11,000 रुपये भी चाहिए जी। मैंने वो भी दे दिए मकबा जी। क्या बात है, बहुत अच्छा। फिर उन्होंने कहा अगली बात ये है कि गौशाला में टिकेगा कौन, गौशाला को संभालेगा कौन? जी। हम तो गृहस्थी हैं, काम काज वाले हैं, ठीक है हम आपका सहयोग करेंगे चंदा लाने में भी, बाकी काम में भी, लेकिन गौशाला को संभालेगा कौन? जी। तो मैंने कहा भाई बात ये है, अगर आप इतना काम कर सकते हो तो मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं अपना घर का सारा काम छोड़कर गौशाला में ही रहूँगा।
घर में मेरा इतना संबंध है कि मैं रोटी खाने जाऊँगा और आ जाऊँगा। तो भगत जी ने उसी दिन ये मन में ठान लिया था कि इस गौशाला को यदि कोई व्यक्ति आगे आकर नहीं संभालता है तो वो त्याग मैं करूँगा। तो भगत जी ने तब से लेकर अब तक अपने गृहस्थ जीवन को त्याग कर दिया। भगत जी, इस समय आपकी कितनी आयु हो चुकी है? आज हमारा 1940 का जन्म है, 81 साल हो गए जी। जब भगत जी आपने गौशाला संभाली थी तब आपकी आयु कितनी थी? तब 98 में मतलब 58 साल थी जी। तो देख लीजिए 58 साल की उम्र में भगत जी ने इस गौशाला को संभाला था और अभी भी संभाल रहे हैं। तो हम भगत जी से ये जानना चाहेंगे, भगत जी जो दशा आपने गौ माता की देखी थी, क्या उस दशा में ये गौशाला बनने के बाद कुछ सुधार आया? तो इस 24 में पहले 1947 से पहले फरमाना गांव में गौशाला बनी थी जी और औरतों ने अपने गहने तक दिए थे, जी परंतु वो चली नहीं और वो बीच में लोग खा गए, वो ख़त्म हो गई। जी उसके पश्चात बरायन गांव में जाए तो गौशाला खोली गई, जी तो वो भी लोगों ने सहयोग अच्छा किया, लेकिन वो भी किसी कारण से चल नहीं सकी। इसलिए लोगों को विश्वास नहीं होता था कि यह 24 में 2 गौशालाएँ फेल हो गई हैं, तो ये कैसे चलेगी। जी, सच्चाई है भगत जी। हाँ, तो ये सच्चाई थी। तो उसके लिए हमने लोगों को विश्वास दिलाया कि भाई आपके पैसे का जो है तो वो सदुपयोग होगा। मैं विश्व हिंदू परिषद का सह जिला मंत्री था जी और अपना रोहतक कार्यालय में सारे हरियाणा की बैठक थी। जी वहाँ पर ये बात चली कि भाई जो ये कसाई लोग गाड़ियाँ ले जाते हैं, जी इन गाड़ियों को रोकना पड़ेगा। जी तो मैंने कहा भाई बात ये है कि अपनी सोच है कि हम छुड़वा तो लेंगे, जी, लेकिन उनको छोड़ेंगे कहाँ? बिल्कुल सही बात है। रखेंगे कहाँ उन्हें? उनके रखने की जगह देनी चाहिए। जी कल को वो किसानों के खेतों में जाएंगी, किसानों के लिए और समस्या पैदा होगी। तो इसलिए हमने भाई मैं तो एक बात में विश्वास करता हूँ जी कि आप यदि मुझे परिषद के काम से मुक्त कर दो तो हम गौशाला बनाने का प्रयास करेंगे। जी तो उन्होंने कहा भी ठीक है, अगर आपका ये इरादा है तो गौशाला ये अपना परिषद का जो दायित्व आपके पास है वो आप छोड़ दो और अपने हल्के में जा कर के और गौशाला का खोलने का प्रयास करो। तो यहाँ आकर के मैंने अपने साथियों से, जितने भी अध्यापक वगैरह थे, मेरे सहपाठी थे, मैंने उनसे बैठ कर के बात की। तो उन्होंने कहा भी काम तो बढ़िया है। मैं कहा बढ़िया था, तो शुरू करें। जी तो इस प्रकार से मतलब लोगों की प्रेरणा और लोगों ने सहयोग भी दिया, जी हम ये नहीं कहते। और ये ठीक है कि आज हमारे पास पैसा नहीं है, जी लेकिन हमारे ऊपर कर्जा भी नहीं है। 10-12 लाख रुपए महीने का खर्चा है, जी तो आते जाते वो पूरा हो ही जाता है। जी सरकार ने भी सहयोग दिया है। जी पिछले 5 साल में खट्टर सरकार ने तकरीबन 50 लाख रुपए गौशाला को दिया है, जी देते हैं। लेकिन लोगों का सहयोग जो है ना बहुत है कि अब लोगों को विश्वास हो गया है जी कि यह गौशाला चलेगी और पैसे का सदुपयोग हो रहा है। सदुपयोग, बिल्कुल भगत। तो इसलिए अब लोग जो है तो मतलब खुशी से देते हैं। रोहतक शहर है, फरीदाबाद, गुड़गांव, दिल्ली, बाहर से भी लोग मतलब जहाँ भी हमारा संपर्क है तो वहाँ जाते हैं तो लोग मतलब देते हैं, काम चल रहा है। अब सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है, अब देखो अपना 24 में जितनी गायें घूमती थी, जी ये ठीक है कि शादी तो हम रोक नहीं सके, लेकिन अब जो है तो मतलब कोई बिजली ही गांव में रह गई हैं। और पुलिस वाले भी 10-12 ट्रक कसाईयों से छुड़वा करके लाए हैं, वो भी हमने गौशाला में दिया है। तो मतलब भगत जी, आप जिस संकल्प को लेकर चले थे कि गौओं की स्थिति को बेहतर बनाएंगे, हाँ। तो आपने अपने स्तर पर पूरा प्रयास किया है। हाँ, हमने और अपनी तो ओर से स्थिति अब पूरा- बेहतर है पहले से। हाँ, पहले से बहुत बेहतर है। और बाकी इलाके में भी मतलब जो है तो अब लोगों का उजाड़ कम होता है। गाँव में जो भी लोग बैल है, गाय है, बछड़ी है, ला करके गौशाला में छोड़ जाते हैं और हम किसी को इनकार नहीं करते। तो भगत जी, गौशाला की कितनी कैपेसिटी, आप लगभग कितनी गौओं की सेवा सुचारू रूप से कर सकते हैं? हमारे पास यही कमी है, हमारे पास केवल 3 एकड़ धरती है जी जो हमने मोल दी थी लोगों से दान दे करके, तो वही जो है तो उसी से बाकी दान का काम है या सरकार देती है। भाई कैपेसिटी की बात ये है, अब निरोल दान पर ही चल रही है। जी
तो लोग अब दे तो रहे हैं लेकिन चिंता तो रहती है। जी 1 महीने का भुगतान करते हैं, दूसरे महीने की चिंता हो जाती है। जी भगत जी। 3000 गऊँ हैं, अब 3000 गऊँ का पालन करना भी कोई आसानी की बात नहीं, जी भगत लेकिन चिंता रहती है जी। कि 1 महीने का भुगतान करेंगे, दूसरे महीने कहाँ से आएगा। भगत जी देखिए, कहते हैं जिस तरह से माँ को अपने बच्चे की चिंता होती है, एक बच्चे का पेट भर दिया तो दूसरे बच्चे की माँ को चिंता होती है कि मेरा दूसरा बच्चा भूखा ना रह जाए। इसी प्रकार से आप फिलहाल गऊओं के पालक हैं, यहाँ पर पालक के रूप में मौजूद हैं, तो आपको भी चिंता होना लाजमी है कि कोई गऊ भूखी ना रहे। हम आपके प्रयास को समझते हैं। तो अंत में भगत जी मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आप हमारे दर्शकों से किसी प्रकार की कोई अपील करना चाहें या गौशाला का कोई अकाउंट नंबर हो तो वो आप बता सकते हैं। अब तो जो इस समय जो मुश्किल है ना, वो स्थान की कमी है। जहाँ पर गौशाला है जी तो गऊओं के संख्या के हिसाब से स्थान जो है वो कम है। अब गौशाला के साथ मिलती 2.25 एकड़ धरती है, वो बेचते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं। जी अगर मतलब वो गौशाला में मिल जाए तो हम तो ये सोचते हैं कि गऊओं को रहन सहन का जो है तो बहुत अच्छा प्रबंध हो जाएगा। तो इसलिए इन गऊओं को घूमने का अगर अच्छा आंगन मिल जाए तो ये बेचारी थोड़े आहार में भी खुश रहती है। इसलिए यदि ये 2 एकड़ धरती हमारे साथ मिल जाए तो हमारी गऊँ जो है ना, मतलब उसका अच्छी प्रकार से पालन पोषण हो सके। अब उसके लिए कम से कम जो है तो 1 करोड़ रुपया चाहिए भाई। जी अब 40 कर्मचारी हैं, जी 40 कर्मचारियों को तकरीबन 8 साढ़े 8 हज़ार रुपया मासिक देते हैं। जी अच्छा 5-6 ट्रैक्टर भी हैं, जी बाद फिर चारा लाना पड़ता है तो तेल का भी खर्चा होता है। जी भगत जी। तो इसलिए समस्या तो बनी रहती है। और लोगों को अब ये विश्वास है कि भाई गौशाला जो है ये ईमानदार लोगों के साथ है, हमारे पैसे का सदुपयोग होता है, इस बात से लोग खुश हैं, तभी आकर दी जाए। तो ये थे हमारे भगत जी जो गौशाला के संरक्षक हैं। उन्होंने आपको तमाम गौशाला की जानकारी दी, गौशाला के इतिहास के बारे में बताया, किस प्रकार से गौशाला शुरू की गई थी, कितने पदाधिकारी हैं, कितने कर्मचारी हैं, किस प्रकार से उनको मानदेय दिया जाता है और गऊओं की किस प्रकार से सेवा पानी की जाती है। गौशाला के लिए गौशाला के साथ लगती ज़मीन की आवश्यकता है। जो भी दानी सज्जन इस वीडियो को देखें, गौशाला के लिए ज़रूर दान करें। अकाउंट नंबर स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर देंगे, तो आप डायरेक्ट गौशाला के अकाउंट में भी दान दे सकते हैं। तो यही आपसे मेरी प्रार्थना और सरकार से भी मेरी यही प्रार्थना कि गौशाला की जितनी हो सके हर संभव मदद करें। झलक हरियाणा चैनल पर हितेश कैमरामैन के साथ भारत।